नमस्कार श्रोताओं, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम के इस नए अंक में। आज हमारी अतिथि हैं डॉक्टर पलक मिश्रा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शारदा यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में। इनका जो कार्यक्षेत्र है वो कंपैरेटिवली हम सब के लिए एक नया क्षेत्र है, कृषि प्रसार शिक्षा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। जाहिर है ये विषय हम सबके लिए नया है और कम सुना हुआ है कंपैरेटिवली, तो इसके बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर पलक से। स्वागत करते हैं डॉक्टर पलक आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। जी धन्यवाद। डॉक्टर पलक, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, एक्सटेंशन एजुकेशन, कृषि प्रसार शिक्षा, इसके बारे में जानने से पहले और इस क्षेत्र में आप कैसे पहुंची, इसके पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो क्या रहा, कैसे आप यहाँ तक पहुंची? आफ्टर 12th मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया और पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है और एक आईसीएआर का एग्ज़ाम होता है यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए, अगर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है वो। तो उसके थ्रू मैं बीएससी एग्रीकल्चर मैंने राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से किया और फिर उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट था कि एक्सटेंशन एजुकेशन में, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें किसानों से जोड़ता है, तो फिर उसके बाद मैंने उसमें एमएससी किया राजमाता विजयराजे सिंधिया से। फिर उसके बाद मैंने अपना आईसीएआर ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें उसका एग्ज़ाम दिया उसके थ्रू मैंने पीएचडी किया एक्सटेंशन एजुकेशन से श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर राजस्थान से। जी, तो आपका पीएचडी का विषय क्या था? डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुकलेट ऑन इंडिजिनस नॉलेज एंड अंडर द ऑपरेशनल एरिया ऑफ जयपुर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पौराणिक पद्धतियाँ जो कि अब बहुत ज़्यादा विलुप्त होती जा रही हैं, अक्सर किसान लोग भी उसको उसमें लेकर नहीं आ रहे हैं प्रैक्टिसेस में, बट कुछ पौराणिक पद्धतियाँ जो हैं वो अच्छी भी थी जो विलुप्त हो रही हैं, तो उनको मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक बुकलेट के फॉर्म पे स्टैंडर्डाइज करवाया एक्सपर्ट्स के थ्रू, और उसको फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक ई बुक के फॉर्म पे उसको वो किया है, और जो कि रिसर्च क्षेत्र जो था मेरा वो जयपुर और अजमेर के गांव जो थे वहाँ पर मैंने करा है। पहले तो यही समझना चाहेंगे, कृषि की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ, मतलब इसका क्या कारण था? क्या आपको लगा कि कृषि को एक विषय के तौर पर पढ़ना चाहिए? और यहाँ पर एक छोटा सा एंगल ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि एक महिला होते हुए जनरली आपको पता ही है कि एक फार्मर के रूप में मतलब एक जो जनरल परसेप्शन है वो है कि महिलाओं का थोड़ा सा कम शेयर है इधर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी। तो आपके लिए ये कैसे ये रास्ता बना या आपने चुना ये रास्ता? एग्रीकल्चर के तरफ मैं आई, मुझे सब लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते थे। 2017 की बात कर रही हूँ, तो उस समय मैंने एडमिशन लिया था एग्रीकल्चर में। मैं जबलपुर से हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, तो हमारे घर के पास में बहुत से साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर प्रोफेसर्स रहते थे, तो उनसे बातें होती थी अक्सर, और फिर एक इंटरेस्ट आया कि क्यों नहीं एक कृषि की तरफ जाया जाए, तो हम भी कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वगैरह कुछ बनेंगे करके। तो बस इसीलिए फिर उसके बाद एडमिशन लिया, एग्ज़ाम दिया, और फिर उसके बाद पीएचडी इसलिए करना चाहते थे, जैसे कि आपने बोला कि महिलाओं का योगदान थोड़ा कम रहा है, रहता है बट दिखता नहीं है। जैसे कि मेरी एमएससी की थीसिस भी थी पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वुमेन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो योगदान तो बहुत है बट वो नज़र नहीं आता, कई बार महिलाएं आगे नहीं आना चाहती और बहुत से कारण हैं जिनके कारण। तो अब एज ए एक्सटेंशन पर्सनल अगर मैं चाहूँ तो कई बार लोग बोलते हैं कि एक्सटेंशन में तो तुम्हें फील्ड पे काम करना पड़ेगा, फील्ड पे जाना पड़ेगा, किसानों से मिलना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरी पीएचडी की रिसर्च थी, एमएससी की रिसर्च थी, मैं मिली किसानों से, महिलाओं से मिली, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक महिला एक्सटेंशन वर्कर सिर्फ खेती तक नहीं कांटेक्ट में रह सकती, वो महिलाओं के साथ भी इंटरेक्ट करके और अंदर मतलब उनके चूल्हे चौके तक किसानों के पहुंच सकती है। तो वो चीज़ मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रही है हमेशा से कि मैं महिलाओं से भी जुड़ के उनसे बात करती। एज ए मैन एक्सटेंशन जो थे पर्सनल्स वो हमेशा
ऊपर तक, मतलब महिलाओं तक नहीं पहुंच पाते। तो एक अप्रोच जो है वो आप कर सकते हैं महिलाओं पे। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पहलू आपने बताया। डॉक्टर पलक, जब आप एक्सटेंशन एजुकेशन के फील्ड में आई, जब आपने प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, तो आपको क्या लगा अभी हम इस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ पर खड़े हैं? अगर आपसे एक जनरल एक ऑब्जर्वेशन आपका मांगा जाए तो हम कहाँ पर हैं अभी? नहीं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ की दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। प्रसार शिक्षा प्रयोगशाला और क्षेत्र के बीच के अंतर को कम करता है। और जैसे कि विभिन्न क्षेत्र हैं, गृह विज्ञान है, कृषि है, डेयरी है, फार्मिंग है, अनुसंधानों एवं नई खोजों और जैसे कि नए कौशल और उन्नत प्रौद्योगिकी का लोगों ने विकास किया है। तो जो साइंटिस्ट ने जो इनोवेशंस किए हैं तो उनको ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने का कार्य एक्सटेंशन जो है प्रसार करता है। डॉक्टर पलक, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिन क्षेत्रों में अभी तक मान लीजिए कृषि प्रसार शिक्षा नहीं पहुंची किन्हीं भी कारणों से, और वहाँ फिर आप जैसे लोगों के प्रयासों से, आप जैसी संस्थाओं के प्रयासों से वहाँ कृषि प्रसार शिक्षा जाती है, तो आपको पहले और बाद की स्थिति पे क्या फ़र्क नज़र आता है? प्रसार शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण लोगों की और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वो तर्क संगत निर्णय लेने में उनकी मदद करती है। यह नई और पुरानी विधियों में परिवर्तन लाने का भी समर्थन करती है। तो जब लोग नई तकनीक अपनाएंगे या पुरानी तकनीक जो गलत तरीके से अगर वो कर रहे हैं उनको वो ठीक करेंगे, तो प्रचार प्रसार के माध्यम से उनका विकास होगा, लोगों का विकास होगा। प्रचार प्रसार के माध्यम से आज हम देखते हैं कि लोग अपना व्यवसाय भी, एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कुछ अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, कुछ नई तकनीकों को अपना के, और नए उद्यमिता का द्वार है वो खुल रहा है उनके लिए, और वो लोग आ रहे हैं इसमें, जिसके लिए सरकार भी उनकी बहुत मदद कर रही है। तो जो प्रचार प्रसार है उससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए एक नया द्वार खोल रही हैं। आर्थिक स्थिति पे भी सुधार होता है अगर उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है तो। डॉक्टर पलक, आपसे अगला सवाल जो है वो हमारे युवा श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए है कि वो अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगी कि उन्हें किस तरह से, क्या शैक्षणिक चुनाव उन्हें करने चाहिए और किस रास्ते से वो इस तरह के क्षेत्र में आ सकते हैं? अगर आपको भी एग्रीकल्चर में आना है, सिर्फ एक्सटेंशन की बात नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर में कृषि की में अगर आना है आपको, तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है आपको करना पड़ेगा। मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो इसमें आ सकते हैं। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के जो करे हैं 12th, तो वो तो ऑब्वियसली आ सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास एमएससी करने के लिए बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं। आप एग्रोनॉमी कर सकते हैं, सॉइल साइंस में जा सकते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन में आ सकते हैं, और एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, और माइक्रोबायोलॉजी, और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, हॉर्टिकल्चर्स हैं। तो उसको करने के बाद आप एमएससी के बाद अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब में चले जाएं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके थ्रू बैंक में भी जा सकते हैं आप, और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वगैरह बन सकते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो पीएचडी करने के बाद आप साइंटिस्ट वगैरह, एआरएस एग्ज़ाम्स वगैरह ये सब होते हैं, वो सब दे सकते हैं। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन के बाद जहाँ पे आती है तो वो आप अपने ग्रेजुएशन के बाद आप उसका चुनाव कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आपको विशेष रूप से प्रसार शिक्षा की तरफ जाना है तो आप मास्टर्स में उस विषय का चुनाव करेंगे। बिल्कुल। ये जो कृषि प्रसार है ये हमारे भारतीय किसानों के लिए कैसे, किस तरह से लाभदायक सिद्ध हो रहा है या कैसे वो उनकी मदद कर रहा है? कृषि प्रसार के माध्यम से जो, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि किसान जो है वो नई तकनीकों के बारे में जान सकते हैं, या जो वो पुरानी तकनीक कर रहे हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। नए जैसे कि जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फील्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनका निदान विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन ऑफिसर्स के थ्रू या कृषि विज्ञान के जो साइंटिस्ट वगैरह उनके थ्रू कर सकते हैं। डॉक्टर पलक, जैसे आप पहले खुद एक विद्यार्थी थी एग्रीकल्चर की और अब आप इस अध्यापन के क्षेत्र में हैं, जैसे आपने कहा कि फील्ड का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो किस तरीके से आप अपने विद्यार्थियों को ये अनुभव करने का मौका आप कैसे देती हैं उनको, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
ICAR ने 5th डीन कमेटी में रेडी प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो करते हैं, ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना। तो जिसके अंतर्गत रावे आता है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम आता है। रावे है रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल अटैचमेंट भी एक इसका पार्ट है और प्लांट क्लिनिक। तो रावे में क्या होता है कि बच्चों को हम लोग एक्सपोजर के लिए फील्ड में भेजते हैं और KVK से अटैचमेंट करवाते हैं बच्चों का, और वो लोग बच्चों को गांव में भेजेंगे और फिर उसके बाद किसानों से बच्चों को बात होती है। KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र जी। तो बच्चे फिर उसके बाद फील्ड एक्सपोजर के लिए बच्चों को किसान अलॉट किए जाते हैं और वो किसानों का पूरा उनके साथ रहते हैं, कैसे वो कृषि कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी जो है वो उसमें प्राप्त करते हैं। तो एक अच्छा एक्सपोजर होता है बच्चों को, प्लस क्या कार्य हो रहा है, क्या फसल उन्होंने उगाई है। तो लैंड प्रिपरेशन से लेकर मार्केटिंग तक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और जो दूसरा आपने बताया एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुद आप इसमें जो मॉड्यूल्स हैं उनमें रहते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है और बायो फर्टिलाइजर्स हैं, वर्मी कंपोस्टिंग है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हैं। तो ये इनमें से कुछ 2 मॉड्यूल सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उनमें एक बिजनेस, कैसे आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है LP में आती हैं। डॉक्टर पलक, एक ये सवाल जन सामान्य के लिए, जैसे मान लीजिए किसी का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, हम जैसे लोग जिनका कृषि विज्ञान की पढ़ाई जिन्होंने नहीं की, लेकिन एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ उनको ऐसा लगता है कि वो कृषि में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके पास ज़मीन है और कुछ खेती करना चाहते हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए एक अवेयरनेस के साथ खेती करना कि कौन सी ज़मीन है, किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की हमारी जलवायु है जहाँ हम रह रहे हैं और किस तरह की फसल उगाने का प्रयास करना चाहिए, इन सब जानकारियों में कृषि प्रसार शिक्षा जो है वो किसी तरह का रोल प्ले कर सकती है? बिल्कुल। जो जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी की रुचि थोड़ी ख़त्म सी होती जा रही है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा है, ये हम देख रहे हैं। और कई बार हमें देखने में भी आता है कि लोग IIT और विदेशों की पढ़ाई है, विदेश में नौकरी कर रहे हैं छोड़कर और इधर ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिलेट फार्मिंग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, ये सब चीज़ों की तरफ दूसरे लोगों का रुझान ज़्यादा आ रहा है। तो बस गैप कहाँ पर आ रहा है कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाह रहा है, वो गैप जो है वो ये आ रहा है कि अवेयरनेस नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारे पापा ने ऐसा किया है तो हमें भी शायद लॉस ही होगा। तो गैप वही है, ये जो गैप फुलफिल करता है वो हमारा प्रसार शिक्षा करता है। प्रॉपर आप ट्रेनिंग लें, कोई भी कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे कि पता है कि सब जगह पर कृषि विज्ञान केंद्र हैं और एटेक बहुत सारे विश्वविद्यालय में, तो ये सारे जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। आत्मा के प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत भी ट्रेनिंग वगैरह होती है, प्राप्त कर सकते हैं युवा लोग। और ज़्यादातर इन ट्रेनिंग्स में युवाओं के लिए ही रुझान रहता है कि ताकि युवा जो हैं वो कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। तो ये सारी ट्रेनिंग्स जो होती हैं उनके थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर जो युवा हैं हमारे, जो लोग, जो फार्मर हैं या फिर जिनको भी उत्सुकता है कि हमको कुछ नया सीखना है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त करके और अपना काम शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पलक, इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए। आशा है हमारे श्रोताओं को, चाहे वो युवा हों, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों और वो कृषि की तरफ जाना चाहते हैं, उन सबको आपके इस साक्षात्कार का भरपूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पलक हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद।